future doctors. Welcome to the part 3 video of पदार्थ एवं आयुर्वेद निरूपण। तो आज के लेक्चर में हम रेस्ट ऑफ द जितने सिद्धांत हमारे रह गए हैं उन्हें कवर करेंगे और उसके बाद चैप्टर फिनिश करेंगे। चलिए अब दूसरा सिद्धांत देखते हैं क्या है हमारा। दूसरा सिद्धांत है हमारा त्रिदोष सिद्धांत। क्या बताया गया है त्रिदोष सिद्धांत में? इसमें बताया गया है कि आपका जो शरीर है ना, उसमें मुख्य रूप से 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। और इन तीनों दोषों के द्वारा ही शरीर का जो भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन है उनका संचालन किया जाता है। तो अगर आप इसे समझेंगे ना, तो क्रिया शरीर में इन दोषों की भूमिका काफी अधिक है। क्यों? क्योंकि जितने भी बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है ना, वो सारे वात पित्त कफ द्वारा ही कंट्रोल किए जाते हैं। ठीक है ना? तो इन दोषों का इसलिए शरीर में जो उपस्थिति है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद जो ये वात पित्त कफ है, ये शरीर की प्रकृति डिफाइन करते हैं कि शरीर की कौन सी प्रकार की प्रकृति रहेगी, वो इन दोषों पे ही निर्भर करती है। अब इसके बाद जो ये 3 दोष हैं, इनका सामान्य कर्म अगर हम देखेंगे बताया गया है। ये जो सामान्य कर्म है, ये आपको आगे जब आप अष्टांग हृदय पढ़ेंगे तो उसमें वर्णन किया गया है इनका। ठीक है। क्या क्या है? जैसे वात का अगर आप प्राकृत कार्य देखेंगे ना, क्या है? उत्साह उच्छ्वास निश्वास चेष्टा वेग प्रवर्धने ही सम्यक गत्या च धातूनाम अक्षराणाम पाठवेन च। मतलब उत्साह, शरीर में उत्साह लाना। ठीक है। श्वास प्रश्वास मतलब इनहेलेशन एक्सहेलेशन। चेष्टा यानी मूवमेंट्स, तो ये सब किसके अंडर कंट्रोल में होती है? ये सब की सब वात दोष के कारण होती है। ठीक है। तो ये उसका प्राकृत कर्म है। ऐसे ही पित्त का क्या बताया है? पित्तम पक्त युष्म दर्शने ही शुत्र रुचि प्रभा मेधादि शौर्य तनुमार्दवे ही। ठीक लोग मैंने आपको यहाँ नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन आप अगर अष्टांग हृदय खोलेंगे तो उसमें सूत्र स्थान में 11वें अध्याय में दिए हुए हैं। पित्त दोष का अगर आप प्राकृत कर्म देखेंगे तो क्या है? ऊष्मा प्रदान करना यानी शरीर में गर्मी देना, पाचन करना। ठीक है। शौर्य, ये सब जो गुण है ना, ये किसके कारण आते हैं? पित्त दोष के कारण। और आखिरी में है कफ। कफ का क्या है? श्लेष्मा स्थिरत्व स्निग्धत्व संधि बंधन क्षमादि भी। मतलब शरीर में स्थिरता लाना या स्निग्धता, ये किसके कारण आती है? ये कफ के कारण आती है। इस प्रकार जो तीनों दोष हैं वो शरीर में अपना कार्य करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में इसका उपयोगिता अगर आप समझे क्या है त्रिदोष सिद्धांत की, तो उपयोगिता ऐसे बताई गई है कि जो ये तीनों प्रकार के दोष होते हैं ना, ये शुक्र एवं शोणित के संयोग के समय पे जिस दोष का आधिक्य होता है या जो दोष प्रधान रूप से उपस्थित होता है ना, उसी अनुसार व्यक्ति का जो प्रकृति है वो बनती है। मान लीजिए शुक्र शोणि संयोग के समय पे वात और पित्त प्रधान है, तो जो व्यक्ति जो उत्पन्न होगा, जो बच्चा होगा, उसमें वात और पित्त प्रधान प्रकृति रहेगी। तो इस प्रकार से जो ये दोष है ना, इनकी शरीर में स्थिति जो है वो निर्धारित करती है कि व्यक्ति का प्रकृति क्या रहने वाली है। ठीक है। ये हो गया आपका त्रिदोष सिद्धांत। अब इसके आगे जो सिद्धांत है वो है षड्रस सिद्धांत। षड्रस सिद्धांत में क्या बताया गया है? सबसे पहले तो यही बताया गया है कि विभिन्न आचार्यों ने जो है रसों की संख्या अलग अलग दी हुई है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि भद्र काव्य ने एक ही बताई है रस की संख्या। उसके बाद शाकुंतल ब्राह्मण, उन्होंने छेदनीय और उपशमनीय नाम से 2 प्रकार बताए हैं। तो इसमें आपको पूरी टेबल नहीं याद रखनी है, आपको क्या याद रखना है कि आयुर्वेद में यानी कि पुनर्वसु आत्रेय द्वारा आयुर्वेद में रसों की संख्या कितनी बताई गई है? 6 बताई गई है। बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है। अब षड्रस की उपयोगिता क्या है षड्रस सिद्धांत की? सबसे पहले ये समझिए कि जो 6 रस है ना आपके, मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु एवं कषाय, इनका जो त्रिदोष है, वात, पित्त और कफ, इन पर ना प्रभाव अलग अलग तौर पे। अब जैसे जो शुरू के 3 रस है, मधुर, अम्ल, लवण, ये वात दोष को कम करने का कार्य करते हैं। ठीक है ना? वही तिक्त कटु कषाय जो है वो शरीर में वात दोष की वृद्धि करते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से जो कफ है, शुरू के 3 रस मधुर, अम्ल, लवण, कफ की वृद्धि करते हैं शरीर में। और तिक्त कटु कषाय जो है वो कफ का क्षय करते हैं।
और अगर आप पित्त दोष के लिए देखेंगे तो मधुर, तिक्त और कषाय, ये तीनों रस, मधुर, तिक्त, कषाय, पित्त को कम करते हैं और वहीं अम्ल, लवण और कटु, ये जो है वो पित्त की वृद्धि करते हैं। तो इस प्रकार से अब इसकी उपयोगिता समझिए क्या है कि ये जो षड्रस है ना, ये औषधों में प्रधान रहते हैं। मान लीजिए आपको किसी रोगी में वात कम करना है, तो आप क्या करेंगे, उसे मधुर, अम्ल, लवण रस युक्त औषध प्रदान करेंगे। तो ये जो औषध निर्धारण करना है कि कौन से रोगी को मुझे कौन सी औषध देनी है, कौन से गुण प्रदान करने हैं, वो इन्हीं रसों के माध्यम से होती है। औषध निर्धारण करने से उसकी उपयोगिता है। उसके अलावा किसी रोगी के लिए क्या पथ्य है, क्या अपथ्य है, मतलब उसे क्या देना चाहिए, उसे कौन सा रोग है, उस अनुसार उसे क्या खाना चाहिए, इन सब चीजों के लिए ना आपको रसों के ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि उसे कौन सा रस देने से उसका कौन सा रोग जो होगा वो कम होगा या कौन सा रोग बढ़ेगा, ये उसकी उपयोगिता हो गई। ठीक है, अगला सिद्धांत देखते हैं क्या है, धातु पोषण सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रियाशारी में भी आप धातु पोषण सिद्धांत को पढ़ते हैं। क्या बताया गया धातु पोषण सिद्धांत में, जो हमारी सप्त धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये जो 7 धातुएं हैं ना, इनका पोषण किस प्रकार होता है, वो 3 न्याय के द्वारा बताए गए हैं। अच्छा, सबसे पहला क्या है हमारा, केदारी कुल्य न्याय। क्या बताता है केदारी कुल्य न्याय, इसके अनुसार देखिए, आहार आप लेते हैं, फ्लो चार्ट समझिएगा। ठीक है, आहार से बनता है आहार रस, आहार से आहार रस की निर्मित होती है। उसके पश्चात आहार रस से पोषण किसका होगा, तो आहार रस से सबसे पहले पोषण होता है रस धातु का। ठीक है, उसके पश्चात किसका होता है, रक्त धातु, फिर मांस धातु, उसके बाद मेद धातु, फिर अस्थि धातु, मज्जा और आखिरी में शुक्र। इस प्रकार जो शरीर की सप्त धातु है ना, उनका क्रम अनुसार पोषण होता है। अब उसे केदारी कुल्य नाम क्यों दिया गया है, ये समझिए। केदारी मतलब क्या होता है, ये जैसे खेत में छोटी छोटी नदियां बना दी जाती है ना, मान लीजिए कि आपको पूरे खेत में, अगर आप में से कोई खेती बाड़ी से जुड़ा होगा तो उसे पता होगा कि ये जो खेत होते हैं ना, इनमें ऐसे सिंचाई के लिए नालियां बनाई जा जाती है कि एक जगह से अगर पानी आए तो वो सब में होता हुआ जाए। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि आहार रस बनता है, आहार रस के बाद ना क्रम से रस, रस के पश्चात रक्त, रक्त के पश्चात मांस, ऐसे सबका क्रम अनुसार पोषण होता है। इसलिए इस क्रम के अनुसार ही उसको क्या बोला गया है, केदारी कुल्य न्याय बोला गया है। ठीक है, चलिए अब दूसरा न्याय देखते हैं क्या है धातु पोषण सिद्धांत का। दूसरा है खले कपोत न्याय। पहले समझिए कि इसे खले कपोत क्यों बोला गया है। लॉ ऑफ सिलेक्टिव नरिशमेंट। सिलेक्टिव नरिशमेंट का क्या मतलब हुआ, जैसे आहार है या मान लीजिए आपने रस दाने रखे हुए हैं, तो जो कबूतर या जो चकवा है वो उन दानों में से जो चुग के लेके जाता है ना सिलेक्टिव पोर्शन को, उसी प्रकार से जो हमारा शरीर है ना, उसमें आहार रस बनता है। अब आहार रस में हर धातु के लिए अपना सेपरेट पोर्शन होता है, रस के लिए पोर्शन, रक्त के लिए पोर्शन, मांस के लिए, मेद के लिए, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ऐसे सब के लिए एक सेपरेट पोर्शन बना हुआ है। ठीक है, अब जो आपकी दूसरी दूसरी धातु है ना, रस है, रक्त है, मांस है, मेद है, तो इस आहार रस में से जिस धातु का जो भाग होगा वो उनके स्रोतसों के माध्यम से वहां तक पहुंच जाता है। अभी स्रोतस मतलब आप समझिए एक तरीके से कैनल्स, डिफाइन में आप इसे बाद में पढ़ते हैं। अवकाश युक्त भाग जहां से जाता है ना, उसको बोला गया है। ठीक है, तो ये जो आपकी धातुएं हैं, इनके लिए ना इनका पोर्शन जानने के लिए ऐसे अपना खुद का जो स्रोतस है, जो लेके जाता है, उसे बोला गया है खली कपूर न्याय। मतलब जिसका जो भाग है वो उन स्रोतसों के माध्यम से उन तक पहुंच जाएगा, उसे बोला है खले कपोत न्याय। ठीक है, अगला न्याय क्या है, चीरदधि न्याय। चीरदधि मतलब क्या है, सीधा सीधा उदाहरण, जो नाम है आपको इतना आसान है इन्हें याद रखना, क्योंकि जो बोला गया है उसी में उसका कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। जब आप कहते हैं क्षीर दधि न्याय, तो क्या मतलब हुआ, क्षीर और दधि, दूध और दही। क्या बताया, जिस प्रकार दूध में से दही बनता है ना, उसी प्रकार सबसे पहले आहार रस बनता है। ठीक है, आहार रस के पश्चात ना पचन होकर सबसे पहले रस धातु बनती है।
फिर रस पूर्ण रूप से परिवर्तित होता है किसमें? रक्त में। रक्त होता है मांस में। तो इस प्रकार से जो आगे धातुएं है ना, उनका एक से दूसरे में ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब पूरा कन्वर्जन है। मतलब रस धातु बनेगी, फिर उसके बाद रस धातु के बाद रक्त धातु बनेगी। तो इस प्रकार से पूरा कन्वर्जन बताया गया है कि जिस प्रकार दही जो होता है, दही से मतलब दूध से एक बार दही बन गया, ठीक है, तो फिर वो पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। तो ऐसे ही आहार रस से रस, रस से रक्त, रक्त से मांस, ऐसे एक एक में कन्वर्जन होता जाता है, उसे बोला गया है क्षीरदधी न्याय। तो ये जो 3 प्रकार है उस बताया गया है कि धातुओं का पोषण कैसे होता है। पहला आपने क्या पढ़ा? पहला आपने पढ़ा केदारी कुल्य न्याय, मतलब आहार रस बनता है, और उसके बाद बारी से, क्रम से उत्तरोत्तर धातु जो है उसका पोषण होता जाता है। फिर आपने पढ़ा खले कपोत न्याय। खले कपोत न्याय में क्या होता है? आहार रस से जो स्पेसिफिक पोर्शन है किसी भी धातु का, रस का पोर्शन, रक्त का पोर्शन, तो जो उनके चैनल्स हैं उनके माध्यम से उन धातुओं का पोषण होता जाता है। और क्षीरदधी न्याय में क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन, रस से रक्त का, रक्त से मांस का, मांस से मेद का, ऐसे कन्वर्जन होता जाता है। तो ये 3 प्रकार के न्याय आपने पढ़े, ठीक है। अच्छा, अब आपका अगला सिद्धांत क्या है? लोक पुरुष साम्य सिद्धांत। क्या है श्लोक? श्लोक इंपॉर्टेंट है, याद करेंगे आगे काम में आएगा। यावन्तो हि लोके मूर्तिमन्तो भाव विशेषतावन्तः पुरुषे यावन्तः पुरुषे तावन्तो लोके इति। क्या मतलब है? शरकाचार्य ने बोला है इस सिद्धांत में कि पुरुष यानी कि जो जगत है और लोक, इनको एक समान देखना। मतलब पुरुष यानी कि आप, हम, मनुष्य जो व्यक्ति है पुरुष, और लोक यानी कि जो जगत मतलब संसार है, तो उनमें साम्यता मतलब एक समानता देखना, उसको बोला गया है लोक पुरुष साम्य सिद्धांत है। उदाहरण के लिए क्या आप समझेंगे? मान लीजिए कि जैसे पृथ्वी महाभूत है या पृथ्वी द्रव्य है, ये लोक में उपस्थित रहता है, ठीक है, ये लोक में रहता है। और शरीर में यानी पुरुष में, उसी को हम उसकी मूर्ति यानी कि जो उसका शरीर है उससे रिलेट करते हैं। तो ये जो अपने को पुरुष में देखना, मतलब पुरुष को जगत में देखना और जगत को पुरुष में देखना, मतलब एक एक कह सकते हैं, मतलब दोनों को एक सामान्य देखना, उसको बोला गया है लोक पुरुष में लोक पुरुष साम्य सिद्धांत, ठीक है। इसकी उपयोगिता क्या है? मतलब इसमें ये बताया गया है कि आप जब अपने को जगत में देखते हैं, तो एक सामान्य रूप की बुद्धि, मतलब आप देखते हैं कि जैसा मैं हूँ वैसा ही जगत है, ठीक है ना। और मेरे जो सुख दुख है, वो उनका जो कर्ता यानी उनको उत्पन्न करने वाला कौन? मैं ही हूँ। तो ये थोड़ा-सा एक वैसा पर्सपेक्टिव है, मतलब खुद को और अपने आसपास जो जगत है, जो संसार है, उसको एक सामान्य देखना, उसको बोला है लोक पुरुष साम्य सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद अगला है आपका व्याधित रूपीय सिद्धांत। इह खलु द्वौ पुरुषौ व्याधित रूपो भवतः गुरु व्याधित लघु व्याधितश्च। क्या बताया गया है? मान ली जो व्याधित पुरुष है, मतलब जो रोगी है, यहाँ रोगी के 2 प्रकार से विभाजन किया गया है। एक होते हैं गुरु व्याधित, ठीक है, और एक होते हैं लघु व्याधित। क्या अंतर है दोनों में? जो गुरु व्याधित लोग होते हैं, व्याधित पुरुष होते हैं, वो गुरु व्याधि मतलब बड़ी व्याधि से पीड़ित होते हैं, ठीक है। लेकिन उनका सत्व यानी उनका जो मन है वो इतना स्ट्रांग होता है कि ऐसा प्रतीत होता है, कैसा प्रतीत होता है कि वो लघु व्याधि से पीड़ित है, मतलब इतने ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, इतने पॉजिटिव माइंडेड होते हैं ना कि उन्हें देख के लगता ही नहीं है कि उन्हें कोई इतनी बड़ी बीमारी है। तो वो जो पॉजिटिव माइंडसेट है, वो गुरु व्याधित व्यक्ति कहलाता है, कि जिसे व्याधि तो बहुत गंभीर है, लेकिन उसका मन, उसका बल, उसका शरीर इतना उत्तम भावों से युक्त है कि उसको ऐसा देख के लगेगा कि ये तो बहुत आम सी छोटी सी व्याधि से ग्रस्त है, ठीक है ना। ऐसे व्यक्तियों को गुरु व्याधित कहा गया है। और लघु व्याधित कौन से होते हैं? जिन्हें बड़ी छोटी सी आम सी बीमारी है, ठीक है, सामान्य सी बीमारी है, लेकिन उनका मन, बल इतना इतना कमजोर है कि उन्हें देख के ऐसा लगेगा कि वो जाने कितनी गंभीर बीमारी से पीड़ित है। ऐसा प्रतीत होगा, होते नहीं है लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वो गंभीर बीमारी से पीड़ित है। तो ऐसे व्यक्ति को बोला गया है लघु व्याधित, ठीक है ना। तो इस प्रकार से रोगियों का 2 प्रकार से विभाजन किया गया है। एक हो गया गुरु व्याधित, एक है लघु व्याधित। अब इसकी उपयोगिता क्या है? समझिए आपके पास कोई गुरु व्याधित आता है व्यक्ति,
ठीक है, आपको ज्ञान ही नहीं है इन व्याधियों के बारे में, इस न्याय का ज्ञान नहीं है आपको। आपके पास गुरु व्याधित व्यक्ति आता है, पॉजिटिव है, सत्व उसका स्ट्रांग है, दिख रहा है कि वो ऐसे छोटी-मोटी बीमारियों से पीड़ित है। आप उसको छोटा-मोटा इलाज कर देंगे, तो उसकी जो व्याधि है, उसका इलाज आप सही से नहीं कर रहे हैं। गुरु व्याधित है, यानी व्याधि उसको बड़ी है, लेकिन आपने उसे छोटा इलाज दे दिया, हल्का इलाज दे दिया, ठीक है ना? तो उस वजह से क्या होगा, उसकी व्याधि ठीक नहीं होगी, तो ये आपकी मूर्खता ही हो जाएगी। इसी प्रकार मान लीजिए कोई छोटी बीमारी से पीड़ित है, लेकिन उसे देख के लग रहा है कि उसे बहुत बड़ी बीमारी है, तो आपने उसमें तीव्र संशोधन कर दिया, तीव्र दवाइयाँ दे दी, तीव्र औषध दे दी, तो उसका तो शरीर का नाश हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि एक वैद्य होने के नाते आपको पता हो कि व्यक्ति को व्याधि कौन-सी है और उस इस अनुसार आप उसे औषध दें। इसलिए आपको इस न्याय का ज्ञान होना ज़रूरी है। चलिए, हमारा जो आखिरी सिद्धांत है, वो है प्रकृति समसंवेत विकृति विषम समवाय सिद्धांत। क्या बोला गया है कि जब मिले हुए रस या दोष प्राकृत गुणों को बिना दबाए मिले हो, तब वह मेल प्रकृति समसमवाय कहलाता है। क्या मतलब हुआ इसका? आगे देखते हैं। और जब मिले हुए रस या दोष प्राकृत गुणों को दबाकर मिले हो, तब वो क्या कहलाता है? विकृति विषम समवाय कहलाता है। अब इसे समझिए कि वो कहना क्या चाह रहा है। उदाहरण से समझिए। ठीक है, मान लीजिए कि आपको एक उदाहरण आपकी किताब में दिया हुआ है आमरात का। क्या बोला गया है कि ये जो है ना, इसमें प्रकृति समसंवेद संयोग से मधुर गुण होता है। अब मधुर गुण है, तो मधुर गुण से क्या अपेक्षा होगी आपकी? मैंने अभी आपको षड्रस सिद्धांत में बताया कि जो मधुर गुण है ना, वो क्या करता है? वात का शमन करता है, पित्त का शमन करता है। ये हमने अभी पढ़ा मधुर गुण के अनुसार। तो आप देख रहे हैं कि आम्रत का भी वही गुण है। क्या करता है? वात और पित्त को कम करता है। ठीक है ना? तो ये जो उससे एक्सपेक्टेड था, उसने वही अपना बिहेवियर शो किया कि आम्रत है, मधुर गुण युक्त है, तो वात पित्त कम करना चाहिए, जो मधुर गुण करता है, तो आम्रत ने किया। तो ये हो गया प्रकृति समसमवाय, यानी कि जो रस है या जो दोष है, वो अपने गुणों को बिना दबाए जैसे उन्हें बिहेव करना था, जैसे उन्हें अपने रिजल्ट देने थे, उन्होंने वैसा ही बिहेव किया। ठीक है? अच्छा, दूसरा क्या है? विकृति विषम समवाय सिद्धांत। विकृति मतलब क्या हो गया? अब मान लीजिए कि दूसरा उदाहरण इसमें दिया हुआ है आपको बैंगन। ठीक है? क्या दिया है बैंगन को? कौन सा गण युक्त बताया गया है? कटु एवं तिक्त रस युक्त बताया गया है। तो अब कटु और तिक्त रस, इनसे क्या अपेक्षा होती है कि ये वात को बढ़ाएंगे? रसों के अनुसार अपेक्षा क्या होती है कि ये वात दोष की वृद्धि करेंगे। पर होता क्या है? वात दोष को बढ़ाने की बजाय ये वात का शमन कर देते हैं। तो ये जो बिहेवियर उसने शो किया कि उसे बिहेव कैसे करना था, कटु तिक्त कषाय रस होने की वजह से वात की वृद्धि करनी चाहिए थी, लेकिन वृद्धि ना करके उसने क्या कर दिया? वात का शमन कर दिया। तो जो उसने एक डिफरेंट ऑपोजिट बिहेवियर शो किया, वो हो गया विषम। तो इसलिए विकृति विषम समवाय सिद्धांत है, यानी जब मिले हुए दोष प्राकृत गुणों को दबाकर मिले हो, मतलब जो प्राकृत गुण उसका क्या था कि वात का बढ़ाना, लेकिन वो ना दिखा के उसने कुछ ऑपोजिट दिखाया। तो ये जो डिफरेंट बिहेवियर पैटर्न है, उसे बोला गया है विकृति विषम समवाय सिद्धांत। ठीक है? तो ये 2 प्रकार के सिद्धांत थे। तो यहाँ पे आपके जितने भी सिद्धांत थे इससे पहले के, वो सारे खत्म होते हैं। ठीक है? आपने 6-7 सिद्धांत पढ़ लिए, आपने सिद्धांत होते क्या हैं उसका वर्णन देख लिया। तो अब यहाँ पे आपका फर्स्ट चैप्टर जो है पदार्थ एवं आयुर्वेद निरूपण, वो खत्म होता है। मैंने मोस्टली कोशिश यही करी कि आपका सारा टॉपिक कवर हो। इसके बावजूद अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपका रहता है कि आपको नहीं आया समझ में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसे दोबारा एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगी बेटर वे में। ठीक है?